अब जो है ना सर, सिंध के हम जरा हालात देख लेते हैं और सिंध के हालात में देखते हैं कि वहां क्योंकि इलेक्टेबल्स जो हैं उनके हालात देख लेते हैं, क्योंकि नवाज शरीफ वहां पर भी जो है वो वोट को इज्जत देने के बजाय नोट को और इलेक्टेबल्स को इज्जत देते नजर आ रहे हैं। अच्छा, अब सिंध की सियासत में इलेक्टेबल्स का बड़ा असर रसूख है, ये भी आप देख लीजिए, कोर्स, जो हाँ। कि अब जरदारी साहब के हाथ में है, या क्योंकि जरदारी साहब के हाथ में आपको पता है जरदारी साहब का तरीका या तो जमहूरी है या फिर वो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं तो उनमें से कोई कमीशन या कट आप ये सुन सकते हैं, लेकिन इतना बड़ा गेम जो है ना, इतना बड़ा गेम प्लान या बड़े पैसों का मामला वो इस तरह से नहीं बनाते और कोई कंफर्म डील भी नहीं करते। लेकिन अच्छा। बहरहाल वहां पर जो तरीकाकार जो है वो शायद इस दफा नोट से हिल जाए, क्योंकि अब असर रसूख और तरह का है। अब जिन इलेक्टेबल्स का वहां पे सिंध में असर रसूख है उनको सुन लीजिए। जैसे कि जैकबाबाद जो है उसमें बजरानी, झकरानी, घोगटी, मेहर खानदान, ठट्ठा का शिराजी खानदान, शिकारपुर का गौस बख्श मेहर का खानदान, नौशेरा फरोज का गुलाम मुर्तजा जितोई का खानदान। आप सिंध की बात कर रहे हैं। जी जी सिंध में एक और दिलचस्प डेवलपमेंट है। नून लीग ने बशीर मेमन साहब, जो कि एफआईए के डायरेक्टर थे, उन्हें सिंध का अपना प्रेसिडेंट बना दिया है, नून लीग का। तो इन्हें दुनिया में और कोई नहीं मिला था कि एक साबिक एफआईए ऑफिसर को इन्होंने ये वहां पे ये ओहदा दिया। अच्छा सर, आपने वो कहानी सुनी होगी, मुझे ये याद नहीं रहा कि नीचे कौन होता है, ऊपर बिच्छू होता है। तो वो उससे बात डील करता है कि एक दफा नहर क्रॉस करवा दो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन ठीक वो है। नहर क्रॉस जब हो जाती है तो बाद में पता चलता है बिच्छू अपनी जो है ना वो खसलत से बाज नहीं मसलत से आता, उसको बाज नहीं डस लेता है। आता, हाँ। सो जरदारी साहब के साथ हुआ ये है कि उनको डस लिया गया है, और मामला ये बना है कि ये जो बशीर मेमन साहब हैं, ये इमरान खान साहब के दौर के अंदर जो है वो उनके सबसे बड़े यानी अंदर की रिपोर्टिंग करने वाले आदमी थे, और इसके बाद ये नवाज शरीफ साहब के हमेशा से खास थे, और जरदारी साहब के लिए जितने मसाइल पैदा करने और यहाँ तक कि उनको एक दफा जेल भिजवाने वालों में से भी इनका नाम आता है। यानी उन्होंने सिर्फ सिंबल के तौर पे, क्योंकि आपको ये याद रखें, आपने रिसेंट टाइम के अंदर अगर नहीं देखी तो प्लीज देख लीजिए, मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, हाउ टू बी द मॉब लीडर। जी सो जी। हाउ टू बी द मॉब लीडर में नवाज शरीफ एक मासूम शक्ल के अंदर हाउ टू बी अ मॉब लीडर की एक पूरी कहानी का कवर पेज हम्म। पेज है। सो हम्म। अब उसके अंदर आपको पबलू समझ आ पब जाएगा वो किस तरीके वो से उसमें जो करते हैं। वो उसमें मॉब लीडर के वो जो लास्ट एपिसोड में पबलू का कैरेक्टर है ना, ये उसके ज्यादा करीब लगते हैं वैसे मुझे। वो अच्छा, जो वो अब करेक्टर आपकी आपकी डोमेन है, उसमें मैं नहीं आता। लेकिन आप यूं समझ लें कि जो आपने बात की ना बशीर मेमन साहब की, बशीर मेमन साहब जो है वो इशारा था जरदारी साहब की यानी सियासत को सिंध में खत्म करने की तरफ। यानी अब आप तैयार हो जाएं कि जरदारी साहब पर केसेस बनेंगे, जरदारी साहब की सियासत सीरियसली को डस सरदारी साहब पे डेंट केसेस बनाएंगे। पहुंचेगा। जी, जरदारी साहब पर केसेस मैं बनेंगे, और सटका जरदारी के रह साहब को गया इस और मिला। बात पे कि जरदारी साहब पे ये केसेस बनाएंगे, ये बहन भाई अब वो जी, बहन भाई कजन मुलाकातें ये और वो वो सब। डिनर्स और क्या क्या। मियां जी नवाज जी जी शरीफ साहब जरदारी साहब पे केस बनाएंगे। जी जी, बिल्कुल बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे, अल्लाह है। और बड़े बड़े केस बनाएंगे। और लेकिन उसके बाद ये अलग बात है कि वो जमहूरियत के साथ कायम रहे हैं, उन्होंने सिलेक्टेड का टैग नहीं लगवाया। अब ये देख लीजिए कि जो नवाज शरीफ साहब हैं उनके पास जो है इस वक्त वोट को इज्जत दो के अलावा जो सिलेक्टेड का टैग वो लगवाने जा रहे हैं अपने ऊपर। वो अच्छा, अब मेरा जैसे ख्याल है कि इलेक्टेबल्स बात की उससे बात आगे की, चली गई है। बात सर वहीं पर रुकेगी, लेकिन अभी कुछ उसके अंदर ट्विस्ट एंड टर्न्स है। अच्छा, बलूचिस्तान के ऊपर आ जाए सर। जी जी प्लीज। अब बलूचिस्तान का अगर मैं निजाम आपको बताऊं तो उसमें इलेक्टेबल खानदानों को देखा जाए तो वहां है सरदारी निजाम। तो जी। मस्तूम का नवाब असलम रईसानी, उनके साथ भी उनमें से किसी एक के साथ मुलाकात हो गई है। नवाब शाहवानी के साथ हो गई है, मकरान जहूर बल्दी, अकबर अस्करानी का खानदान हो गया, डेरा बुगटी का बुगटी खानदान हो गया, खुशदार का सनाउल्लाह जहरी का खानदान हो गया, जाफराबाद का जफरुल्लाह जमाली, जुल्फकार मक्सी, जहूर खोसा का खानदान हो गया, और कोलू का चंगेज मरी और गजीन मरी का खानदान, लसबेला से जाम यूसुफ, जिसके अंदर आपको ये याद होगा कि एक वहां पे एक पीर खाना भी मजबूत है, बहुत बड़ा पीर खाना है, और उसके साथ जो है वो जाम कमाल जो है वो जाम यूसुफ के बेटे हैं। इसी हाँ। तरीके से, और वो खान ऑफ कल्लाद जो उस जमाने के थे उनके बेटे बनते हैं। तो उस जमाने में नवाब ऑफ कल्लाद जो थे उनके बेटे जाम यूसुफ, और जाम यूसुफ के बाद जाम कमाल, जो यानी बाप के 1980 का बाप जमाना वजीर आला भी।
आप तो ये जो सारा ये तस्वीर कशी कर रहे हैं, मंजर कशी जो आपने की है, ये तो 1980 का जमाना मुझे लगता है कि वापस आ गया है। सर 1980 को भी छोड़ दें, ये 1948 का कायदे आजम का जमाना याद करें, कुछ भी तब्दील नहीं हुआ, ये इनमें से कोई एक खानदान भी तब्दील नहीं हुआ। तो अब इसमें ये जब सारी सिचुएशन आपके हमारे सामने आती है, तो ये इलेक्शंस की क्या शक्ल सूरत होगी इसमें? इस पे बस वो कुछ नहीं रोशनी होगा उसमें डालिए सिर्फ। कि देख नहीं, अब आप देखें, अब वो इमरान खान फैक्टर या कप्तान फैक्टर, या वो जो आप लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कि सादा बात करता हूँ, जी बिल्कुल सादा बात करता हूँ सर। बुख्ती साहब का जो, जब उनको पता चला कि इस वक्त खान साहब का जोर है, तो जब खान साहब का जोर था तो जो शाहजैन बुख्ती थे, उनका सब्जेक्ट पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ नहीं था। उसका उनका इस वक्त सब्जेक्ट ये था कि हमारे पास जो रॉयल्टी है, हमारे जो मामलात हैं, हमारी जो वहां पे जमीन के ऊपर गैस की रॉयल्टी मिल रही है या बाकी चीजों की रॉयल्टी मिल रही है, या जिधर जिधर के पहाड़ों की और जिस जिस जगह के ऊपर हुकूमती मामलात के ऊपर सड़कें भी बन रही हैं, उसकी रॉयल्टी का मामला था। कितने पेट्रोल पंप आते हैं, क्या मामला आते हैं, उनका लेना देना सिर्फ रॉयल्टी से था। अच्छा, लॉयल्टी और रॉयल्टी में बड़ा फर्क है बलूचिस्तान में। अच्छा, अच्छा, तो ये जिसके पास ज्यादा ये जो करीब नहीं होते एक तमाम दूसरे जो, के? नहीं नहीं सर, जहां पे रॉयल्टी होती है वहां उनकी लॉयल्टी होती है। ये कबायली खानदान जो है, वो सारा का सारा निजाम इसी तरीके से तब्दील होता है। तो ठीक है। सरदार की खास, अच्छा यहाँ पे ये भी याद रखिए, इसकी डायनामिक्स बड़े अलग हैं। इसलिए जो मैंने अर्ज की ना कि अवाम तो माइनस हो जाएगी। जहां पर जमीन में सरदार की अलग जमीन होती है, सरदारी जमीन अलग होती है, उसका अपना हिस्सा अलग होता है, विरासती हिस्सा अलग होता है, और हम्म। अवाम का कुछ नहीं होता। तीन अच्छा, हिस्से उसके एक सरदार के। सवाल हमारे पास शुरू में प्लान नहीं था, अभी जहन में आया है ऐसी गुफ्तगू के हवाले से कि इस सारे मंजरनामे में मौलाना फजल रहमान साहब का क्या किरदार और हिस्सा होगा? मतलब कुछ उन्हें भी दिया देंगे? वो भी इलेक्टेबल्स में आते हैं सर। वो जो जो इलेक्टेबल्स की सीट को जो अब क्योंकि अगर वो सिलेक्टेड का टैग वो भी लगवाना चाहेंगे, तो इस दफा की जो अली अमीन गंडापुर को जो दिलवाई गई सीट थी, अब वो उनको चली जाएगी वापस, वो अपनी सीट वापस ले लेंगे। और दो चार सीटें जो पहले होते थे और कश्मीर कमेटी के चेयरमैन बना दिए जाएंगे, इससे ज्यादा और क्या चाहिए। हम्म। तो नोट से लेके तो कश्मीर क्या वोट से लेके नोट और लोट तक, लोट पता कहाँ से जहन में आ रहा है? वो एक था लड़का, टोट पटोट नाम था उसका, मीर सलोट। तो उसमें हंडिया को कहता था हंडी, लोटे को कहता था लोट। तो उसमें वजन में आ जाता है ये। अच्छा हाँ, लोटे को कहता था लोट। लोट। अच्छा, लेकिन तो मैं अब आपको जो इलेक्टेबल्स की कहानी सुना रहा हूं ना सर, हम्म, उसमें इसका कोई अवामी जमहूरियत से कोई ताल्लुक नहीं है। अवाम किधर है, 90% अवाम का ताल्लुक किधर है? वहां पे सिर्फ और सिर्फ हल्के की कॉन्सिक्वेंसी के अंदर जिसका हल्का है, यानी हम्म, शाह जीवना की गद्दी के अंदर शाह फैसल की जो कॉन्सिक्वेंसी है, वो उसकी हमेशा ही रहेगी। हम्म, अब वो बेशक पीपल्स पार्टी में अभी, अब इनकी तारीख अगर मेरे से आप सुन लें, तो कभी ये पीपल्स पार्टी में रहे, कभी ये नून में रहे, कभी ये काफ में चले गए। इसी तरीके से फखर इमाम साहब है, वो जिस मर्जी पार्टी में चले जाए, कॉन्सिक्वेंसी उन्हीं की है। इसी तरीके से बुगटी खानदान है, उसने, आपने रिसेंट टाइम के अंदर शाहजैन जो थे, वो पहले इमरान खान को मिले। इमरान खान ने कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट वजारत नहीं दी, एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर बनाया, उन्होंने वहां से पोजीशन उठाई। हम्म। अगली दफा जो 16 महीने की गवर्नमेंट थी, उसके अंदर वो मिनिस्टर टू नारकोटिक्स लग गए, ठीक है। फेडरल मिनिस्टर। तो इसी वो तरीके से जैसे मैंने आपको ये बताया ना सर, सर, कि वो तारीखी नॉर्कोटिक्स तौर से पे फिर जो मुझे याद आ गया बलूचिस्तान ना, के इलेक्टेबल्स हैं, नॉर्कोटिक्स मैं तारीखी से। तौर पर एक मतलब बोल रहा हूँ जी प्लीज। कि जो तारीखी तौर पे बलूचिस्तान के इलेक्टेबल्स हैं, इनसे बलूचिस्तान की आवाम को फायदा नहीं पहुंचता। ये एक बात क्लियर कर लें, डिक्लेयर्ड बात। हमेशा हमेशा के लिए वन से। पंजाब वाले इलेक्टेबल से कौन सा अब फायदा आप सर पहुंचता है? जनूबी पंजाब वाले इलेक्टेबल से भी किसी को कोई पता नहीं है। तो ये तो बात। तो मतलब ये कोई अच्छा, अब जो दूसरी पॉलिसी है ना सर, नून लीग की, हम्म, नून लीग की दूसरी पॉलिसी, जब आप सर जनूबी पंजाब की तरफ आ जाएं, इस टाइम पर सारी की सारी जो है, वो अब इलेक्टेबल्स को घेरने, यानी नोट की पॉलिसी है, लोट और नोट, ठीक है ना जी, सर। लोट और तो नोट। अब आप ये देखें कि कितना बड़ा छक्का चेंज हुआ, यानी कितना बड़ा काम मैंने आपको पहले बताया था। इससे पहले भी आप याद रखें, खुसरो बख्तियार साहब जो हैं, वो शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के साथ
शुगर मिल्स के मामले के अंदर अक्सर पार्टनरशिप। ये शुगर मिल में बहुत ज्यादा पैसे आते हैं, आमदनी उससे बहुत आमदनी होती है लंबी चौड़ी। सर इतने ज्यादा पैसे आते हैं, इतने ज्यादा आसान जुबान में अगर आपको बताना चाहूँ, इतने ज्यादा पैसे आते हैं कि पूरा जनूबी पंजाब जहां पे कॉटन बेल्ट लगती थी वहां पर सारी गन्ने की फसल को लगा दिया गया, और इतना ज्यादा मुनाफा कमा दिया गया कि जहां पर 85 की चीनी थी वहां पर एक दफा दोबारा से एक्सपोर्ट की गई, फिर इंपोर्ट करके पाकिस्तान के अंदर 150, 140, 130 इस रकम के ऊपर दोबारा वापस लाई गई। यानी गन्ने से बहुत सारी चीजें बनती हैं। और साथ में ये भी बता दूं, जहां गन्ने से जहां पे चीनी बनाई जाती है वहां चीनी से एक शराब की फैक्ट्री भी बनती है। रम बनाते हैं, मीठी शराब। अच्छा, हाँ, अब मैं उस डिटेल में मजीद नहीं जाता, लेकिन आप ये समझ लें कि पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ करके जो है वो कॉटन यॉन को खत्म करके, यानी कपास की फसलों को कम करके, कॉटन बेल्स को खत्म करके गन्ना इतना लगाया गया और इसमें ये तमाम लोग मुलव्वस थे, पाकिस्तान को नुकसान देकर अपना जाती मुफाद बढ़ाया गया। सर अच्छा, अब हम आ जाते हैं सर जनूबी पंजाब में इलेक्टेबल्स को कहने के लिए, जो नून लीग की तरफ से पहले बंदे छोड़ दिए गए थे, राब्ते तेज कर दिए गए हैं, और इसी तरीके से जो है वो सिंध में जो मामलात हैं वो भी तब्दील हो गए। अब बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो इलेक्टेबल्स को कहते नजर आए कि पुरानी सियासत करने वाले यानी नवाज शरीफ इलेक्टेबल्स की तलाश में है। जो सियासतदान महंगाई लीग यानी नून लीग में शामिल हो गए हैं वो इलेक्टेबल्स नहीं रहेंगे। तो नवाज शरीफ ने जरदारी के लिए सिंध में भी खतरा पैदा कर दिया। अब अंदाजा आप ये कीजिए कि ये बात दुरुस्त है कि नवाज शरीफ आइंदा हफ्तों में हमें सिंध तो के लगता था इलेक्टेबल्स कि को बहुत फतह अच्छे करने के दोस्त लिए हैं निकलने आपस वाले हैं। अब ये अगला दौरा जो होगा इनका इलेक्टेबल्स को फतह करने के लिए। दूसरे को दावतें कर रहे थे सर, खाने हो रहे हैं, भिंडियां पक रही हैं, हरीसे आ रहे हैं। सर बात बहुत आगे चली गई है, बात बहुत आगे चली गई है। यू आर स्टक समवेयर इन हिस्ट्री। मैं निकल ही नहीं पा रहा अभी ये कि देखें, भाई सियासत बैठ मुफादात के कोई में, आदमी ने कोई दो रोटियां सियासत में खाई, ना भाइयों का रिश्तेदारी तो होती लिहाज है ना मोहब्बत। सियासत। सर ये तो सियासत हो गई। इस्लामाबाद के पानी में कहते हैं कि इस्लामाबाद में आपने एक दिन में एक आदमी के साथ वादे वईदों के साथ गहरी मोहब्बतों के साथ रिश्तेदारी बनी ना, अगले दिन हो सकता है वो बिल्कुल एक दूसरे को पहचाने भी ना। चल इस्लामाबाद की तो मुझे समझ आती है, ये है। लेकिन ये देखें सिंध, बलूचिस्तान और जनूबी पंजाब, एक मतलब उनकी एक बैकग्राउंड है, तो उनकी ट्रेडिशंस है। इस्लामाबाद में यहीं से तो जमा करके लोग लाए जाते हैं। ये सारे इलाकों के जो फ्यूडल्स हैं यहाँ अच्छा पे सर, लाकर, ना तू मेरा भाई मुफाद तेरा भाई, आपकी मुफाद इजाजत तेरा से, भाई। आपकी सर, इजाजत से सर मैं हमारे पास 2 मिनट हैं क्लोजिंग के लिए। एक एक सवाल एक अर्ज कर पूछूंगा। रहा हूँ, ना तू मेरा भाई ना मैं तेरा भाई, मुफाद तेरा भाई, मुफाद मेरा भाई। जी जी। एक्सीलेंट। एक सर आखिरी सवाल है। वो ये कि जो इस तरह सर, ये जिसको चिल्लर कलेक्ट करके असेंबली बनाएंगे, इस असेंबली की लेजिटिमेसी क्या होगी और उससे बनाने वालों को क्या हासिल होगा, ये समझा दीजिए। सर ये जितने भी लेजिटिमेसी तो कोई नहीं होगी। जिस तरह इंटरम यानी जिसको निगरान सेटअप को रवां सेटअप कह रहे हैं, रवां सेटअप का एक और रवां सेटअप होगा। यानी यानी साइड ए, साइड बी, साइड डी, और मेरे ख्याल में एक नई किस्म की सीडी बनानी पड़ेगी। पहले कैसेट में साइड ए होती थी और साइड बी होती थी। अब मेरे ख्याल में साइड ए भी होती है, बी भी होती है, सी भी होती है, डी भी होती है। ये जो पेंटागोनल किस्म की, हेक्टागोनल किस्म की जो चीज बनेगी, आप ये समझ लें कि ये सिर्फ ये होगा कि बिलावल भुट्टो साहब, जिस तरह आपके जरदारी साहब जब जा रहे हैं उधर जैसे सिंध में नवाज शरीफ साहब जा रहे हैं, वहां पर ये अपने पुराने खिदमतगार जो है वो बशीर मेमन को उन्होंने वहां लगा दिया। अब वहां पे सिंध भी पलटा मार जाएगा, तो टोटल ऑपोजिशन के अंदर क्या होगा? बिलावल साहब होंगे। नवाज शरीफ 90 से 100 सिर्फ सीटें लेंगे, एब्सोल्यूट मेजोरिटी इनको भी नहीं दी जाएगी। लेकिन इधर इंटरनेशनल लॉबीज बड़े परेशान है, आईएमएफ बड़ी परेशान है। और मजे की बात आपको बताऊं, लोग इधर ये सुनना चाह रहे हैं कि इमरान खान साहब का फैसला क्या होने वाला है, लेकिन उधर आईएमएफ और यूरोपियन यूनियन के लोग अडियाला में इमरान खान साहब से मिल रहे हैं। होना ये चाहिए था वो जाके नवाज शरीफ साहब से मिले, जो कि प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग है।